नमस्कार, एनबी रिपोर्टर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। मणिपुर हिंसा पर राजधानी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक संसद के पुस्तकालय सभागार में हो रही है और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बैठक में कई दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं जो मणिपुर में कानून व्यवस्था की वापसी के लिए मंथन कर रहे हैं। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास, राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा, लोजपा नेता पशुपति पारस, मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा सहित कई अन्य नेता शामिल हैं। इस बैठक में इस बार चर्चा की जा रही है कि मणिपुर में जारी हिंसा को कैसे समाप्त किया जाए। इस बैठक से एनसीपी नेता शरद पवार, टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने दूरी बनाई है। आपको बता दें कि लगातार मणिपुर में 51 दिन से हिंसा जारी है, जिसको लेकर आज दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में कई दलों के नेता शामिल हैं और मणिपुर हिंसा को किस तरह से रोका जा सकता है, इसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। बता दें कि दिल्ली में इस वक्त ये सर्वदलीय बैठक चल रही है, जिसमें कई नेता मौजूद हैं और मणिपुर में जारी हिंसा को कैसे समाप्त किया जाए, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। साथ ही इस बैठक से एनसीपी नेता शरद पवार और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने दूरी बनाई है। आपको बता दें कि मणिपुर में लगातार 51 दिन से हिंसा भड़की हुई है, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है और कहीं ना कहीं आज इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कई दलों के नेता शामिल हुए हैं और शांति के लिए मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से कई राजनेताओं ने लगातार इसको लेकर बयानबाजी भी देखने को मिली और शांति बनाए रखने की भी अपील लगातार सरकार की ओर से की जा रही है, जिसको लेकर आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई दलों के नेता भी शामिल हैं और साथ ही मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसको समाप्त किया जा सके। मणिपुर हिंसा पर राजधानी दिल्ली में ये सर्वदलीय बैठक चल रही है। आपको बता दें कि ये बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। साथ ही शाह के साथ कई दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और लगातार शांति के लिए मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है और लगातार 51 दिन से मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है, जिसमें अब तक कई लोगों की मौत हो गई है, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है और कैसे इस हिंसा को समाप्त किया जाए, इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। इससे पहले अमित शाह मणिपुर के दौरे पर भी गए थे और वहां पर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार मणिपुर में हिंसा भड़की थी, जिसको लेकर आज एक अहम बैठक बुलाई गई है और इस सर्वदलीय बैठक में कई विषयों पर चर्चा हो रही है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक की, तो आज जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसके अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं बुलाया गया था और यहाँ तक कि 3 बजे करीब ये बैठक स्टार्ट की गई थी। मगर यहाँ पर बात करें मणिपुर हिंसा की, तो मणिपुर हिंसा के अंदर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, लगातार हिंसा बढ़ती नजर आ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार सरकार जो है वो प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों से भी कहीं ना कहीं या फिर कहें तमाम सभी पार्टियों से कहीं ना कहीं इसके अंदर समर्थन मांगा जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है मणिपुर की जो हिंसा है वो कहीं ना कहीं शांति पूर्ण बनती नजर आए और कहीं ना कहीं वहां के जो संयम है वो बना रहे। लोगों से अपील की जाए ताकि लोग जो है मणिपुर की हिंसा के लिए कहीं ना कहीं जो लगातार विवाद बढ़ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। मगर अब देखना होगा केंद्र सरकार के द्वारा जो कह सकते बैठक की गई थी सर्वदलीय, उसके अंदर क्या नतीजे निकल के आ सकते हैं। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो इस सर्वदलीय बैठक में कौन कौन से नेता शामिल हुए? देखिए, यहाँ पर बात करें सर्वदलीय बैठक की, तो बैठक के अंदर तमाम सभी पार्टियों को बुलाया गया था, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर और पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी के कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो नेता थे वो कहीं ना कहीं मौजूद
मौजूद हुए थे। कुछ जरूर पार्टियों के जो कैसे पॉलिटिकल नेता जो थे वो जैसे राहुल गांधी की बात करें या फिर कहें और नेताओं की बात करें वो जरूर इसमें शामिल नहीं हुए, मगर काफी हद तक इस बैठक को कहीं ना कहीं सफल माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिस तरीके से रणनीति बना रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा को लेकर बड़ी कोशिशें सरकार की तरफ से इस बैठक के माध्यम से की गई है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो ये पूरा मामला क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि लगभग 51 दिन से ये हिंसा भड़क रही है, उसके बाद आज ये बैठक हुई, तो किस तरीके से इस बैठक में विचार विमर्श किया गया कि इस हिंसा को किस तरह से खत्म किया जा सकता है? देखिए यहाँ पर बात करें मणिपुर हिंसा की तो लगभग 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहा है, मगर ये प्रयास कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से अभी तक दिक्कतें आ रही थी। मगर अब जिस तरीके से केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार कोशिश की गई है, केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से आज 3 बजे करीब बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई है कि जो मणिपुर हिंसा है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सके। और जहां तक कि सभी पार्टियों से समर्थन मांगा जा रहा है, मगर ये समर्थन किस तरीके से कारगर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मणिपुर हिंसा को कंट्रोल करने के लिए लगातार सरकार जो है वो अभी तक प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो एक और जिस तरीके से देखा गया कि केंद्र सरकार की ओर से काफी प्रयास किए जा रहे हैं इस हिंसा को खत्म करने के लिए, तो वहीं कहीं ना कहीं इसको लेकर बयानबाजी भी देखने को मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले देखा गया कई विपक्षी दल हैं वो इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए भी नजर आए थे। देखिए यहाँ पर बात करें मणिपुर हिंसा की तो लगातार जिस तरीके से आज भी बैठक के लिए कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया गया था, मगर राहुल गांधी की बात करें तो उनकी तरफ से भी कहा गया था कि इस बैठक के अंदर पीएम क्यों शामिल नहीं है, इस तरीके की बयानबाजी भी देखने को मिली। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सरकार को भी घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मणिपुर हिंसा जो है वो 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इसके अंदर काफी कैसे नुकसान भी हो चुका है, तो उस नुकसान की भरपाई जो है वो सरकार से करने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि विपक्ष जो है वो इसी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है, मगर सरकार जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रही थी वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल होने की उम्मीद नजर आ रही है। मगर अभी तक जो 50 दिनों से प्रयास किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं सफल नहीं था, मगर अब बैठक जो की गई है उससे कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीदें जरूर बनती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। हर कोई इस बैठक के अलग अलग सियासी मायने निकालने में लगा हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे स्वार्थ का गठबंधन करार दिया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि बैठक में राहुल गांधी की शादी का प्रस्ताव पास हुआ है और सब ड्रामेबाज इकट्ठा हो चुके हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। बघेल ने कहा कि सभी दलों का अपना अस्तित्व है और सभी अलग अलग समय पर अलग अलग निर्णय लेते हैं। ये अनुराग ठाकुर बताएं कि इन्हीं दलों से जब बीजेपी का भी गठबंधन हुआ और सरकार बनाई तब वो क्या थे। साथ ही कहा कि सबसे बड़े ड्रामेबाज बीजेपी के लोग हैं। अगर आप पिछले कल की विपक्षी दल की बैठक को देखें तो मैं यही कहूंगा कि रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली इकट्ठी हो गई है, क्या किरदार निभाने वो बता दिए गए हैं। अब नाटक शुरू हो जाएगा एकता एकजुटता का, लेकिन 2024 के आते ही ये बिखर जाएंगे, क्योंकि ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है और जनता इनको घर बिठाएगी और फिर एक बार पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनाएगी। कि कल की बैठक में से क्या निकल के आया है? पूरी बैठक में से कुल मिला के 15 देश के नेता इकट्ठे हुए, 15 दल निकल कर के ये आया कि राहुल गांधी शादी करें, मम्मी नाराज है। देश के 15 दल इकट्ठे होते हैं, 5 घंटे नाश्ता और लंच दोनों करते हैं, मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं कि राहुल गांधी शादी करो, मम्मी नाराज है। नीतीश कुमार को कन्वीनर नहीं माना जाता है। अगली मीटिंग, क्योंकि पटना में तो हवा निकल गई, अब ठंडी हवा खाने शिमला की बात करते हैं। क्या इनमें से कोई नेता पटना का 1700 करोड़ का भ्रष्टाचार के लागत यानी कि भ्रष्टाचार जिसमें हुआ वो पुल ढह गया, उसको देखने गए? नीतीश कुमार जी से किसी ने पूछा? क्या ममता बनर्जी से किसी ने पूछा कि आपके यहाँ पर हर रोज हत्याएं हो रही हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? देखिए, वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इनमें से अधिकतर लोग बेल पर बाहर हैं।
तो कईयों के ऊपर गंभीर आरोप और मुकदमे चल रहे। देखो, ऐसा है, सभी दलों के अपने अपने अस्तित्व हैं और अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लेते थे। ये अनुराग ठाकुर जी बताए कि इन्हीं दलों के साथ मिलकर जो बैठक हुई है उसमें बहुत सारे दलों के साथ वो खुद भी उनका गठबंधन था और सरकार बनाई, तो ये ड्रामाबाज कुलभूषण थे वो। तब वो क्या थे? यदि वो ड्रामेबाज हैं तो वो क्या थे? वो सबसे बड़े ड्रामाबाज। तो सबसे बड़े ड्रामेबाज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिशूल जी, कल विपक्ष की एक महा बैठक हुई है और कहीं ना कहीं अब इस बैठक के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और बीजेपी भी अब इस पर आरोप लगा रही है। इसको लेकर क्या राय? देखिए आकांक्षा, एक दूसरे पर सियासी तीर चलाए जाएंगे और निश्चित रूप से चलाए जाने चाहिए, क्योंकि अगर सियासी तीर नहीं चलाए जाएंगे तो एक दूसरे को कमजोर साबित कैसे किया जाएगा। और राजनीति में जो दरअसल ये नारे होते हैं, ये रैलियां होती हैं, भाषण होता है, तो ये सब इसीलिए होता है कि कैसे अपने वर्चस्व को साबित किया जाए और दूसरे के वर्चस्व को नकार दिया जाए। लेकिन इन सब के इतर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो 2017 में जो चुनाव था, 2019 में जो चुनाव था, 2019 के चुनाव में हुआ ये कि तकरीबन 75 सीटों पर कांग्रेस और छत्रप एक दूसरे के सामने थे। 100 के तकरीबन सीटों पर छत्रप के सामने थे लोकसभा में, और 200 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थे, जिसमें 175 सीटें बीजेपी ने जीती और 15 सीटें कांग्रेस ने जीती। अब आप गणित समझिए कि 12 राज्यों में 328 सीटों का गणित इस तरह से है कि अगर मान लीजिए छत्रप और कांग्रेस एक हो जाते हैं तो तकरीबन 200 सीटों का गणित पूरी तरीके से बिगड़ रहा है, जिसकी चिंता बीजेपी को करनी होगी, एनडीए को करनी होगी। और 50 आप व्यंग्यबाण छोड़ सकते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर रणनीति बन रही है उसका मुकाबला रणनीति से ही किया जा सकता है। और वर्तमान में विपक्ष ने कल जो बैठक की महाजुटान किया और अगली बैठक का एजेंडा पास कर दिया। आप समझिए, कांग्रेस को स्वीकार कर लिया गया, कांग्रेस के छाते के नीचे लोग खड़ा होने को तैयार हैं। छत्रप बहुत बड़ी बात है ये इतने छत्रप डर के मारे कहें, ईडी सीबीआई का वो कहते हैं कि बार बार ईडी सीबीआई का जिक्र करते हैं, आप डर से कहिए, भय से कहिए या सत्ता प्राप्ति के लिए कहिए, निश्चित रूप से वो एकत्र हो चुके हैं। 6 मुख्यमंत्री अगर एक मंच पर बैठे हैं तो आप समझिए कि 15 करोड़ से ज्यादा का जनाधार उनके पास है। अगर ऐसे में रणनीति बन रही है तो 24 के लिए चुनौती है, जिसका बीजेपी को मुकाबला रणनीति से करना होगा। व्यंग्यबाणों से कहीं कोई काम चलने वाला नहीं है। अब ऐसे में शिमला में होने वाली बैठक पर बीजेपी और एनडीए की नजर है और बीजेपी ये देखना चाहेगी कि शिमला में क्या प्रस्ताव पारित होता है। और एक सबसे बड़ा जो बीजेपी के लिए कौतूहल बना हुआ है, यह कहेंगे जिसे कि बीजेपी के लिए ये बड़ा एक सवाल बना हुआ है कि नीतीश कुमार ने कल एक एजेंडा दिया है और उस एजेंडे में दरअसल बात यह है कि जो एक एनडीए का उम्मीदवार होगा, बीजेपी का उम्मीदवार होगा, उसके सामने एक उम्मीदवार होगा जो विपक्ष और कांग्रेस और सारे महाजुटान का मिला के होगा। अगर यह होता है तो 200 सीटों पर रणनीति बदल रही है, गणित बिगड़ रहा है और रणनीति भी पूरी तरीके से कारगर नहीं हो रही है बीजेपी की। ऐसे में बीजेपी को बार बार नहीं 1000 बार सोचना होगा कि आखिर कैसे मुकाबला करना है। और शिमला में बैठक जो होगी उसके बाद ये तय हो जाएगा कि दरअसल 24 की लड़ाई कैसे होने वाली है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा शिमला की बैठक का। शिमला की बैठक के बाद शायद बीजेपी अपनी रणनीति को और धारदार और मजबूत कर दे और शायद सतर्क हो जाए। बीजेपी अभी सतर्क नहीं है, अभी सिर्फ हवा देख रही है कि हवा तूफान में, आंधी में कैसे तब्दील होती है। लेकिन शिमला में अगर बैठक होती है तो आप मान लीजिए कि हवा आंधी और तूफान में तब्दील हो चुकी है, और तूफान में नहीं बल्कि आप समझ लीजिए कि विपर्जय में तब्दील हो चुकी है। और अगर सियासी विपर्जय बीजेपी के खिलाफ आता है तो आप बीजेपी को 24 का नुकसान मान लीजिए कि हो रहा है। अब ऐसे में बीजेपी बार बार सोचे कि क्या महाजुटान से जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, और रोकने की संभावना, जो उत्तर में नुकसान हो रहा था उसको दक्षिण में भरपाई करने की जो रणनीति थी कर्नाटक जीत के, वो भी अब धराशायी हो चुकी है। ऐसे में
कर्नाटक संभावना खत्म हो चुकी है, दक्षिण का द्वार बंद हो चुका है सत्ता के लिए, तो उत्तर में ही जो करिश्मा करना है करना होगा, और उत्तर का उत्तर ढूंढने के लिए बीजेपी को रोज सोचना होगा 24 तक। ठीक है, चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो हुआ। फाइटर प्लेन सुखोई और मिराज ने अरवल कीरी करवत में 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो का अभ्यास किया। 2 घंटे चलने वाले एयर शो के लिए 12 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया। इससे पहले 2018 में एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन ने टच एंड गो किया था। शो को देखने के लिए आसपास के 25 से 30 गांवों के लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि एयरफोर्स के अफसरों ने ग्रामीणों को 1-2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। यूपीडा यानी यूपी एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्ट्रिप की मेंटेनेंस करके इसे शुक्रवार को एयरफोर्स को हैंडओवर किया था। सुल्तानपुर के डीएम जसजीत कौर ने बताया कि एयरफोर्स ने सारंगपुर स्थित राजकीय में अपना अस्थायी बेस बनाया है। एयर शो के चलते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में 12 किलोमीटर रूट को डाइवर्ट किया गया है और जगह जगह डिवाइडर लगाए गए। आपको बता दें कि आज यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो हुआ, जिसे लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई थी। साथ ही आपको बता दें कि 2 घंटे चलने वाले इस एयर शो के लिए लगभग 12 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया था। इससे पहले 2018 में एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन ने टच एंड गो का अभ्यास किया था और जिसके बाद आज एक बार फिर से फाइटर प्लेन सुखोई और मिराज ने 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो का अभ्यास किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ऋषभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो हुआ है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए, आपको बताते चलें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान सुखोई और महराज आज टच डाउन किया। वायुसेना के फाइटर प्लेन जयसिंहपुर के अरावल कीरी करावत ने करीबन 3.2 किलोमीटर लंबे एयर स्ट्रिप को छूकर फिर से उड़ान भरी। ऐसे एयर शो 4 घंटे तक चला और आज मौसम खराब होने के चलते ये शो हुआ। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा कि नियमित प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में नागरिक और सैन्य वेरिफिकेशन के बीच बढ़ते सामंजस्य की दिशा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एयरक्राफ्ट ऑपरेशन किया जा रहा है। रक्षा पीआरओ ने एयर शो से पहले भी वायुसेना के अफसर, सिविल और सैन्य पदाधिकारियों के सुल्तानपुर हाईवे पट्टी का निरीक्षण भी किया था। इससे पहले अगर बात की जाए 9 जून को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर ट्रिप पर एयरफोर्स के अधिकारी भी पहुंचे थे, डीएम जसप्रीत कौर भी पहुंची थी, एसएसपी सोमेन वर्मा भी पहुंचे थे और जिला के अन्य अधिकारी भी निरीक्षण किया था। लगातार इसका निरीक्षण भी किया जा रहा था। इसको लेकर आज टच डाउन किया गया। जी, वहीं ऋषभ, अगर बात करें तो ये जो एयर शो था ये लगभग कितनी देर तक चला और इसको लेकर क्या कुछ अहम तैयारियां की गई थी? देखिए, ये शो लगभग 4 घंटे चला है और अगर बात की जाए तो देखिए अहम जानकारी है कि 2 दिन का ये एयर स्ट्रिप का 5 किलोमीटर एरिया ब्लॉक कर दिया गया था। इसको लेकर लगातार अधिकारी भी मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। लगातार इस पर अगर जो जानकारी की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में 12 किलोमीटर रूट का डाइवर्जन भी किया गया था, जगह जगह डाइवर्जन लगाए गए थे। इसके अलावा सुल्तानपुर के डीएम जसप्रीत कौर ने इस मामले में पूरे रिहर्सल के मामले में बताया कि एयरफोर्स के संगारपुर स्थित राजकीय ITI में अपना अस्थायी बेस भी बनाया गया है। 124 से 129 किलोमीटर तक के इलाके को यूपीडा ने बैरिकेटिंग के मरम्मत कर दिया गया था। यूपीडा के मुताबिक अगर बात की जाए तो मार्ग पर 25 जून की रात से ये मार्ग खोला जाएगा। ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिंक रोड से वाहनों का निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा। अगर ये बात की जाए यहाँ 17 जून से लगातार सेना के अधिकारी निरीक्षण भी कर रहे हैं। जी, ठीक है ऋषभ गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सेक्टर 36 एसएचओ ने ईरानी गैंग का पर्दाफाश किया है। ईरानी गैंग एक मल्टी स्टेट गैंग है जो शहर में एक दो बार वारदात को अंजाम देने के बाद छुप कर बैठ जाते थे। इस गैंग का सरगना 46 वर्षीय सुल्तान खान है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक बैग, कैप, मास्क, क्राइम और एक फेक आईडी और एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। ये सभी आगरा में इकट्ठे होते थे और फिर वहां से 3 से 4 वारदात को अंजाम देते थे। 18 साल से ये सभी यही काम करते थे। दूसरी वारदात में 3 युवकों से 52.3 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। 2 हफ्तों में एनडीपीएस एक्ट में 15 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं और एक नाबालिग को मारने आए 8 दोषियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सक्सेस केसेस में सबसे पहले तो हमारे सेक्टर 36 पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने डीएसपी साउथ वेस्ट की सुपरविजन में एक बहुत बड़ा नोटोरियस गैंग है, ईरानी गैंग, जिसको अब हमने बस्ट किया है और 2022 और 2023 के मल्टीपल केसेस हैं जो इससे ट्रेस हुए हैं। इसमें ये बड़ी चालाकी से ये गैंग आता था, अपने आप को क्राइम ब्रांच या पुलिस डिपार्टमेंट का बता के ओल्ड एज लेडीज़ को टारगेट करते थे। उनको कहते थे कि अपनी ज्वेलरी ऐसे मत पहनो और उसको उतार के अपने पास सेफ रख लो, और जैसे ही वे उतारते थे धोखे से या स्नैच करके वो ले जाते थे, जिससे इनको बड़ी चीज़ जैसे एक कंगन है जो कि बहुत महंगा होता है उसको स्नैच और चोरी करने में सफलता मिलती थी इनको। ये गैंग मल्टी स्टेट गैंग है, बहुत ज़्यादा स्टेट्स में, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, एनसीआर रीजन, मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, मल्टीपल जगह इन्होंने वारदातें की हैं। कुछ जगह अरेस्ट हुए हैं। ये जो हैं हमारे पास आज सुल्तान खान अलियास अमजद अली अलियास गब्बर अली अलियास भूरू, इतने ज़्यादा नाम रख के ये इवेड अरेस्ट को बड़ी इजीली इवेड करते रहे बहुत देर तक। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि एक बार निकलते थे, अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग शहरों में एक एक दो वारदातें करके आगे आगे बढ़ते रहते थे। जैसे चंडीगढ़ के बाद पिछली बार जब इन्होंने वारदात की चंडीगढ़ में 2023 में मई में, उसके बाद जाके इन्होंने हरियाणा में वारदात की, फिर उन्होंने गुजरात में वारदात की। एक के बाद एक करके सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स करके फिर ये जाके साइलेंट हो जाते थे और छुप के बैठ जाते थे और काफ़ी देर तक ये अरेस्ट अवेड करते रहे हैं। बहुत सी स्टेट्स में, तकरीबन 5-6 स्टेट्स में वांटेड क्रिमिनल है जिसको चंडीगढ़ पुलिस की टीम ने तकरीबन 2 महीने की मेहनत के बाद अरेस्ट करके सक्सेस हासिल किया है। इनके जो एसोसिएट्स हैं वो भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, आज ईरानी गैंग का पर्दाफाश हुआ है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल कांक्षा, बात करते तो चंडीगढ़ को ये जो गैंग था इनको लेकर बड़ी लंबे अरसे से जो तलाश जारी थी। ये गैंग जो है मल्टी स्टेट गैंग है जो अलग अलग राज्यों में जाकर वारदात को अंजाम देता था। इस बाबत आज जो एसएसपी चंडीगढ़ है कंवरदीप कौर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि थाना 36 के एसएचओ ने इस ईरानी गैंग का जो पर्दाफाश किया है। ये मल्टी स्टेट गैंग है जो अलग अलग राज्यों में जाकर वारदात को अंजाम देता था। इसका सरगना जो है सुल्तान खान बताया जा रहा है। तो ये गैंग जो है पहले वारदात को अंजाम देता था, वारदात को अंजाम देने के बाद ये चुप करके छिप के बैठ जाता था, फिर कहीं दूसरे राज्य में जाकर वारदात को अंजाम देता था। ऐसी घटनाओं में शामिल इस गैंग के लोगों को आज चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, जिससे चंडीगढ़ पुलिस बहुत उत्साहित है और इस गैंग को पकड़ने में कामयाब हुई। आकांक्षा, ठीक है विजय वोरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल के करिश्माई नेता रहे वीरभद्र सिंह की रिज पर प्रतिमा लगाने को सुक्खू सरकार ने एनओसी नहीं दी। वीरभद्र समर्थकों को इसका मलाल है और इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस संगठन और सरकार में तालमेल की कलई खोली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की ओर से ऐलान हुआ था कि रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में इसे लेकर बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया। अब कांग्रेस सरकार द्वारा इसके लिए अनुमति नहीं दी।
जयराम ने कहा कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस प्रकार की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व बीजेपी सरकार में भी रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का आग्रह आया था, तब उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। फिर राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया और अब कांग्रेस सरकार ही वीरभद्र की प्रतिमा नहीं लगाना चाहती। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से एक ऐलान हुआ था कि उनकी प्रतिमा रिज के मैदान में लगाई जाएगी। जो जानकारी मुझे मिली कि रिज के मैदान पर सरकार की ओर से क्लियरेंस नहीं मिल पाई और मूर्ति को फिर दूसरे स्थान सैंज में स्थापित करना पड़ा। मैं समझता हूं कि राजनीति ऐसी चीजों के साथ नहीं होनी चाहिए और अब तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं और ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार की राजनीति अगर होती है तो मैं समझता हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने हिमाचल प्रदेश में जब हम सत्ता में थे, सरकार में थे, जब वीरभद्र सिंह जी का दुखद निधन हुआ था और जो हमारे सामने आग्रह आया था कि उनकी मूर्ति रिज के मैदान में स्थापित करना चाहते हैं, हमने कहा था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है और इसके लिए जो आवश्यक कार्यवाही उस दिशा में करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बीच में सत्ता परिवर्तन हो गया और सत्ता परिवर्तन के पश्चात आज हम इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ सरकार बने हुए 6 महीने हो गए, लेकिन 6 महीने में भी मूर्ति को स्थापित करने की दिशा में वो कदम नहीं उठाए गए। खैर वो सारी चीज़ें इनकी अंदर की राजनीति की हैं, लेकिन इस बात को लेकर के हमको मानना पड़ेगा कि वीरभद्र सिंह जी एक नेता थे, भले ही उनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते बहुत लंबे समय तक प्रदेश की सेवा की है और ये सब लोग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना, लगातार वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर राजनीति चल रही है और जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी देखिए, बिल्कुल वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं। करिश्माई नेतृत्व उनका माना जाता था और केवल उनके पार्टी के नहीं, विपक्षी भी उनका जो है जो राजनीति का लोहा है वो मानते थे और ऐसे में माना जा रहा था कि उनकी जन्म तिथि है 23 जून को, तब रिज पर जो है उनकी प्रतिमा को है स्थापित किया जाएगा और ये बार बार जो है कांग्रेस सरकार पहले कह भी रही थी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसका जो है प्रस्ताव भी लाया गया था जो पास कर दिया गया था और बकायदा ये प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार को भेजा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से जो है बताया जा रहा है इसकी अनुमति नहीं दी गई है, एनओसी नहीं दी गई है, तो ऐसे में प्रतिमा नहीं लग पाई। तो अब जो समर्थक है उनमें मायूसी है, साथ ही जो विपक्ष है उन्होंने सरकार को निशाने पे ले लिया है। वो लगातार हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि जिनके नाम पर कांग्रेस सत्ता में आई और जिनका नाम पे जो है कांग्रेस की एक पहचान थी, आज उन्हीं को जो है दरकिनार किया जा रहा है और ये अंदरूनी राजनीति काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और जो राजनीति का शिकार है वो पूर्व में 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को होना पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी सरकार भी जो है, जब बीजेपी की सरकार थी तब उन्होंने भी ये प्रस्ताव मान लिया था कि 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की जो प्रतिमा है वो रिज पे स्थापित की जाएगी। ऐसे में सत्ता परिवर्तन के बाद जो कांग्रेस है, कांग्रेस की अपनी सरकार थी और वीरभद्र। ठीक है टीना ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एएनबी रिपोर्टर में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।